क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक स्मॉल बल्ब जो है वो टैंक के बॉटम में रखा है और वाटर का जो कॉलम की हाइट है वो 80 सेंटीमीटर के बराबर है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जो है कि फॉर्म में हम पढ़ाते हैं जेई वाले कोर्सेज में। तो क्वेश्चन एक बार समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि एक टैंक है और जिस टैंक में पानी भरा हुआ है, भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर के बॉटम पे सेंटर पे एक बल्ब रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा कंटेनर है, साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ा कंटेनर है। ये बल्ब है साहब। तो बल्ब क्या करता है कि चारों तरफ रोशनी जो है वो देता है। अच्छा, यानी लाइट रे हर डायरेक्शन में जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी लाइट रे, ऐसे लाइट रे जो है इस बल्ब से निकल रही होंगी। ओमनी डायरेक्शनल जो है यहाँ पे हमें लाइट मिलने वाली है। अच्छा, अब आपने पढ़ा था जब रिफ्रैक्शन आपको पढ़ा रहे थे तो आपको क्रिटिकल एंगल मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद 90 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल से। यानी मान लीजिए इस पॉइंट पर लाइट जो आ रही है, इस पॉइंट पर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल बनाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे ग्रेस कर जाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल से। ये बात आपने सीखी थी वहां पर। मैं कलर बदल देता हूं यहां पे। ये नॉर्मल है साहब आपका, और ये क्रिटिकल एंगल यदि बना रहा है, आई की वैल्यू यदि सी के बराबर है तो ये 90 डिग्री से ग्रेस कर जाती है, इस तरीके से ग्रेस कर जाती है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ये बात आपने पढ़ी थी। अब बेटा ये देखो, यदि एक लाइट रे ऐसे जा रही है तो 90 डिग्री से ऐसे जा रही है, ऐसे ही एक लाइट रे ऐसे जा रही होगी जो 90 डिग्री बना रही होगी नॉर्मल से, लाइक दिस। सी अब आप ध्यान दीजिए बेटा कि कोई भी लाइट जो इस पॉइंट से आगे इंसिडेंट हो रही है, एक ऐसी लाइट जो जा रही है यहां से और इस पॉइंट से परे जो है इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से। अब इस एंगल के बारे में मुझे बताइए, क्या ये एंगल सी से ज़्यादा होगा या सी से कम होगा? आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल जो है क्लियरली सी से ज़्यादा है। और हम ये भी जानते हैं कि जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। यानी ये लाइट रेड वाली जो है ये वापस इसी मीडियम में जाने वाली है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के आगे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पर लाइट यदि पड़ने वाली है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ऐसी कितनी इनफाइनाइट लाइट रेज जो इस पॉइंट से परे पड़ रही होंगी, इस पॉइंट से आगे पड़ रही होंगी, वो सब की सब क्या होने वाली हैं? रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। रिफ्लेक्ट होने वाली हैं वापस इस कंटेनर में जो है बल्ब की तरफ जो है वो आपको जाती हुई दिखेंगी। ठीक है, ऐसे ही इस साइड हो रहा होगा कारनामा। इस साइड जो लाइट रेस है, एक्सक्यूज मी, ऐसे ही ये जो लाइट रेस हैं वो जा रही होंगी इस तरीके से वापस लौट रही होंगी इस मीडियम में। लेकिन यदि मैं बात करूं उन लाइट रेस की, मैं इन लाइट रेस की बात करूं जो यहां पड़ रही हैं, अब ये वाली लाइट रेज जो हैं ये इनका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो ये तो वापस जा रही होंगी, ये तो बाहर निकल रही होंगी। एक्सक्यूज मी, दो बार गिर गया, आप शगन हो गया। तो इस तरीके से जो लाइट रेज हैं निकल रही होंगी, लाइक दिस, इस तरीके से निकल रही होंगी लाइट रेज, सीधी जा रही होगी इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन वो रीजन है जहाँ से लाइट रे आर पार जा रही है, और ये वाला रीजन वो वाला रीजन है जहाँ से लाइट पार नहीं हो पा रही है। यहाँ से ब्लॉक कर रखा है लाइट को, यहाँ से ब्लॉक कर रखा है।
यहाँ से ब्लॉक कर रखा है, यहाँ से जो है फ्लो चालू है लाइट का। तो हमें, यदि हम बाहर बैठे हैं, यदि ऑब्जर्वर बाहर है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर कैसे सेंस करता है लाइट को कि उसकी आंखों में जब लाइट रे पड़ती हैं उसको लगता है हाँ भाई यहाँ लाइट का सोर्स है इसके पीछे। तो इसको दिखेगा यार लाइट तो सिर्फ इसी रीजन से आ रही है, तो इसको एक लाइट का एक चमकता हुआ सर्कल यहाँ पे दिखने वाला है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसको डार्क दिखेगा, बिकॉज यहाँ से कोई भी लाइट रे बाहर नहीं पहुंच रही है। बाहर नहीं पहुंच रही है तो इसकी आंखों में नहीं गिर रही है, आंखों में नहीं गिर रही, इसका दिमाग सेंस नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे भी कोई लाइट है या नहीं। तो यहाँ पे इसको अंधेरा लगेगा, यहाँ पे इसको अंधेरा लगेगा, और यहाँ पे इसको ब्राइट जो है सर्कल दिखने वाला है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा। ये सर्कल 3D में बन रहा होगा बेटा, ये एक कोन बन रही होगी, एक कोन बन रही होगी हर डायरेक्शन में, तो ये एरिया आपको बताना है कितना होगा। ठीक, अब ये एरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे करेंगे? इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ बड़े सिंपल फॉर्म में। ये देखिए आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पे आपका बल्ब रखा हुआ है, बल्ब से एक लाइट रे जो है यहाँ पे जा रही है जो क्रिटिकल एंगल बनाती है, और क्रिटिकल एंगल बनाने के बाद वो ग्रेज कर जाती है, यानी ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है, यहाँ पे रुकना है। इसके बाद का रीजन जो है वो हमें डार्क दिखेगा, इसके अंदर वाला रीजन जो है हमें ब्राइट दिखेगा। ऐसे ही एक यहाँ पर हमें रीजन मिलेगा इस तरीके से, ये ब्लॉक्ड होगा, ये ब्लॉक्ड होगा, कोई भी लाइट को बाहर जाने नहीं देगा। तो हमें ये वाला सर्कल का एरिया निकालना था, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ये वाली जो डायमेंशन है ये हाइट के बराबर है, h के बराबर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये रेडियस r के बराबर है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका है, बेसिकली एक ट्राइंगल बन चुका है लाइक दिस, कि ये वाली डिस्टेंस h के बराबर है, ये रेडियस r के बराबर है, एंगल c के बराबर है। तो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं c और h की टर्म्स में। तो यहाँ से आप tan थीटा लिख दीजिए, r अपॉन h इज इक्वल टू tan ऑफ c। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अब आप c को निकालिए। c को कैसे निकाल सकते हैं? मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ की कंडीशन लगाने वाला हूँ कि एक इंसिडेंट लाइट रे c पर जाती है और वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ लिखूंगा मैं म्यू इंटू साइन ऑफ c, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ मैं, म्यू इंटू साइन c इज इक्वल टू, बाहर एयर है और अब ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। अब यदि आपको साइन थीटा पता है तो आप टेन थीटा आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा आपके पास है कुछ इस तरीके से, यदि c है और आपके पास, अच्छा एक काम कर सकते हैं, इतना भी नहीं करें, आप यहाँ से साइन c निकाल दीजिए। ये आर एच है, ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए साइन थीटा, साइन c निकाल दीजिए, यहाँ से कितना आएगा आपके पास, आएगा r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये साइन c को इसके बराबर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। सॉल्व करके r निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू r का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करिए आप, r को r सॉल्व करना है r के लिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से r इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। r की वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने अभी सिर्फ रेडियस निकालना है, आपको एरिया निकालना है इस पूरे सर्कुलर पार्ट का। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, एरिया विच इज इल्यूमिनेटेड इज इक्वल टू पाई ऑफ आर स्क्वायर। तो आपको मिलेगा पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है, याद रखें साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसको बनाया जाता है ग्लास से और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.55, जिसके दोनों फेसेस, क्योंकि नाम ही दे दिया है डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों जो हैं वो सेम नेचर के होंगे, दोनों कॉन्वेक्स टाइप के होंगे, और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि सेम रेडियस के हैं। ओहो, ये तो मजा ही आ गया भाई। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर।
ये तो बहुत आसान इन्होंने कर दिया हमारा क्वेश्चन। तो ये भाई ऐसा एक हमको लेंस बनाना है जिसके दोनों फेस का जो रेडियस है वो एक समान है। तो मैंने मान लिया वो रेडियस r के बराबर है, इस वाली साइड का भी और इस वाली साइड का रेडियस भी r के बराबर है। बाहर जो है एयर है, अंदर का मटेरियल जो है वो ग्लास है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये वाली डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे मरते दम तक, ये वाली डायरेक्शन जो है हमेशा निगेटिव लेंगे मरते दम तक, और ये पॉजिटिव ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई तो मरते दम तक दोबारा नहीं बोलना चाहिए था। तो जो लेफ्ट वाला आपका कर्वेचर है उसका सेंटर यहां पर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट वाले पार्ट का हम लेंगे पॉजिटिव प्लस r। ऐसे ही कह सकते हैं कि राइट वाला जो कर्वेचर है उसका सेंटर कहां पर है, यहां पर सेंटर होगा। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर तक की जो दूरी है उसको हम निगेटिव में नापेंगे, तो इसका मतलब इसका रेडियस निगेटिव r होने वाला है। तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस 1 लेफ्ट वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज प्लस r माइनस 1 राइट वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि 1 माइनस r। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/f, और आपको फोकल लेंथ कितनी चाहिए अल्टीमेटली 20 सेंटीमीटर। इसको 20 पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा 1/20 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, और 1/r और 1/r 2/r आपको मिल जाएगा इंटू 2/r। सो 2 से गया 2, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर के बराबर। सो 20 सेंटीमीटर का रेडियस का आपको दो जो कॉन्वेक्स जो है आपको ग्लास लगाने होंगे और उनसे मिलकर आपको जो लेंस मिलेगा उसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होने वाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज होता है एक पॉइंट P पर। एक बीम है साहब, बीम इस तरीके से, और वो कन्वर्ज होता है एक पॉइंट P पर लाइक दिस। ये पॉइंट P है। ये पॉइंट P है साहब। इसके बाद कहा गया है इफ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। यदि यहां पर इस P से 12 सेंटीमीटर दूर एक लेंस लगा दिया जाए, 12 सेंटीमीटर दूर एक लेंस लगा दिया जाता है, मान लीजिए यहां पे मैंने कोई लेंस लगा दिया। अब ये मत पूछना कि आपने यही वाला लेंस क्यों लगाया। At what point does the beam converge if the lens is convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। यानी कि यदि ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का लेंस लगा देता हूं तो ये जो फाइनल जो आपका कह सकते हैं कि फाइनल जो कन्वर्जिंग पॉइंट होने वाला है वो अब कहां पर होगा। तो दोस्तों ये बात देखो कि पहले ये जो बीम था ये बेझिझक P पॉइंट पर क्या हो रहा था, मिल रहा था। ये सारी लाइट रेज जो है P पॉइंट पर मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ग्लास का जो लेंस है वो अड़ा देता हूं, ग्लास का लेंस यदि बीच में ला देता हूं तो लाइट रेज यहां तक तो आएंगी सीधी सीधी, उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो जाने वाली हैं। और आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, क्या करता है कि वो और जल्दी इनको कन्वर्ज करवा देगा। तो असल में जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी कि यहां से आ रही होंगी और यहां पे मिलने वाली होंगी P पॉइंट पर, लेकिन इस लेंस को लगाने की वजह से वो कहीं पहले ही कन्वर्ज हो जाने वाली हैं। उनको कन्वर्ज होना था पॉइंट P पर, लेकिन वो अब वो इस पॉइंट P डैश पर कन्वर्ज होने वाली हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इमेज कहलाता है। तो मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं बड़ी आसानी से कि इंसिडेंट लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या कहलाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है P डैश ये क्या कहलाएगा आपका, इमेज कहलाएगा। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है राइट डायरेक्शन में, और जो इमेज है पता नहीं कहां पर बन रही है, फोकल लेंथ कितनी है +20 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पे आप लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं दैट 1/v - 1/u = 1/f। यहां पे
ध्यान रखें राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। v की वैल्यू v मान लेते हैं और v की वैल्यू मान ली प्लस v के बराबर, u की जो वैल्यू है मैंने मान ली प्लस 12 सेंटीमीटर के बराबर और फोकल लेंथ मैंने मान ली कितनी, प्लस 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1/v माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/20। तो 1/v की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 1/20 प्लस 1/12। सो v इज इक्वल्स टू 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 32। तो 4 से गया आपके पास 4 से 8 टाइम्स, 4 से गया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 5 टाइम्स, सो इट्स 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर दूर ये एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही होंगी जो लाइट रेज हैं। ठीक, तो ये पहला पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि यदि ये कॉन्केव लेंस है ऑफ द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो आप बताइए कि हमारी जो लाइट रेज हैं वो किस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। तो सेकंड केस में कुछ इस तरीके से है बात कि आपने 12 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्केव लेंस लगा दिया है। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करते हैं यदि उनके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो कॉन्केव फैमिली के जो लेंसेज हैं वो डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बीम है, जो लेंस की अनुपस्थिति में, लेंस यदि नहीं होता तो P पॉइंट पर कन्वर्ज होता। इसका मतलब P जो है वो क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है साहब। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो लेंस है ये बिखेर देता है लाइट को, तो इस लाइट रेस को ये बिखेर देने वाला है। यदि नहीं भी पता है आपको तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यदि पता है तो आप डायग्राम में ये दिखा सकते हैं कि असल में जो लाइट रेज हैं वो कहीं आगे मिल रही होंगी, कुछ इस तरीके से मिल रही होंगी। पॉइंट P डैश पर इमेज आपको मिल रही होगी। यदि नहीं पता है तो आप कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं, चाहे आप ना भी दिखाएं तो भी काम चल जाएगा यदि नहीं आता है तो, लेकिन गलत नहीं दिखाएं। ठीक है, P डैश को P से आगे बनाना है इस वाले लेंस के केस में। यदि आपको नहीं पता पड़ रहा है कि ये आगे होगा पॉइंट P डैश या पीछे होगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और जो यहाँ से लेकर जो इमेज की जो डिस्टेंस है, यानी कि इमेज क्या होता है, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इमेज है। इमेज की दूरी मैंने मान ली 20 सेंटीमीटर के बराबर, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है, माइनस 16 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लेंस इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, डेट 1/v इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से इमेज जो है वो प्लस 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है प्लस 12 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ जो है इसकी माइनस 16 सेंटीमीटर है। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/v माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/-16 सेंटीमीटर। तो ये 1/12 को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/16। ठीक, सॉल्व कर लेना इसको, आपको मिल जाएगा ये 12 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 12। तो आपको यहाँ से मिलता है v इज इक्वल टू 448 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट से हमें जो लाइट का बीम है वो कन्वर्ज होता हुआ कन्वर्ज होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 3 सेंटीमीटर के बराबर, और उसको प्लेस किया गया है 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। एक कॉन्केव लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर पर उसको रखा गया है। लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर है। आपको इमेज प्रोड्यूस जो होती है उसके बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है, यानी उसका नेचर, उसका साइज, उसका लोकेशन, ये हमें बताना है। और आपको बताना है कि व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। यदि इस लेंस को हम दूर ले जाते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक कॉन्केव लेंस बना दीजिए। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, तो माइनस 21 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया कन्वेंशन के अनुसार।
जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है कितनी दूरी पर, 14 सेंटीमीटर पर रखा है, और जिसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक ऑब्जेक्ट है जो रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर दूर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको इमेज बतानी है कहाँ पर बनेगी, तो आप यहाँ पे लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पर है, 14 सेंटीमीटर, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, तो हम इसको -14 यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 21 सेंटीमीटर, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, -1/14 माइनस 1/21, ये यहाँ पे लिख दिया आपने। तो यहाँ पे 42 जो है आ जाएगा LCM, तो यहाँ पे आएगा -3 -2, ये आ जाएगा 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिलने वाली है -42 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। माइनस जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो लाइट जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में बनने वाली है, और लेफ्ट साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी, ठीक बात। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इमेज विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। और एक बार और बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए लेंस में होता है रिफ्रैक्शन और मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। तो कायदे से लाइट यहां से यहां जाएगी रिफ्रैक्ट होके, और यदि मिल गई राइट साइड में, यदि लेंस के राइट साइड में लाइट रेज मिल जाती हैं तो इसका मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। यदि लेंस के पीछे ही जो है आपको इमेज मिल रही है, इसका मतलब वो वर्चुअल होने वाली है। और मिरर के केस में ये बातें उल्टी हो जाती हैं। यदि ये मिरर होता तो इस तरफ बनने वाला जो इमेज है वो क्या होता, वो रियल होता, इस तरफ बनने वाला इमेज जो है वो वर्चुअल होता। लेंस के केस में इस तरफ यदि इमेज बनेगा तो वो रियल होगा, और इस तरफ यदि इमेज बनेगा तो वो वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज है लेफ्ट साइड, और नेचर जो है क्या होगा, वर्चुअल होगा, नेचर वर्चुअल। और यदि हम मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको लेटरल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। ये होता है फॉर्मूला v/u, साइन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। v की वैल्यू है -42/5, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है साहब 14 सेंटीमीटर, माइनस में 14 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा, ये माइनस से माइनस गया, 14 से गया 3 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 0.6 प्लस में। ये मैग्निफिकेशन है 0.6 प्लस में। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन यदि 1 से कम होता है तो इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज मैग्निफिकेशन का जो मॉड है इज लेस देन 1, हेंस इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, ठीक। और यदि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लग रहा है मैग्निफिकेशन में तो इसका मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इरेक्ट होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट यदि ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होने वाली है। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे बिकॉज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सो इमेज विल बी इरेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इरेक्ट रहने वाली है इमेज आपकी, ठीक है। तो आपका सवाल जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से,
ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5th में से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।